मेरा नाम माधुरी है। मैं अपने बेटे के साथ रहती हूँ। जब मेरा बेटा सचिन 1 साल का था तभी हम पति पत्नी अलग हो गए थे। उसे याद भी नहीं होगा कि उसके पिता कैसे दिखते हैं, लेकिन मैंने कभी भी इस कमी को उसे महसूस नहीं होने दिया। उसके पिता से मैं अलग हो गई। उसके पिता ने कभी भी हमारी खबर लेने की नहीं सोची कि मेरी पत्नी और मेरा बेटा कहाँ है, कहाँ नहीं। हमने भी कभी दोबारा मुड़कर अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। सब लोग मेरे से कहते थे कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन सिर्फ अपने बेटे की सोचकर मैंने कभी भी दूसरी शादी करने का मन नहीं बनाया, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं दूसरी शादी करी तो क्या मेरा पति मेरे बेटे को वह जगह दे पाएगा जो उसकी असली जगह है। इसी वजह से मैंने कभी भी शादी करने के बारे में नहीं सोचा। मैंने काम करना शुरू कर दिया। मैं पढ़ी लिखी काफ़ी थी। मैंने अपने बेटे को पढ़ाया और उसका बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा दिया। अब उसकी बहुत अच्छी जॉब लग चुकी थी। अब वह मुझसे कहता कि माँ, अब तुम जॉब छोड़ दो। मैंने अब जॉब छोड़ दी और अब मैं घर को ही संभालती थी। अब मेरी एक ही जिम्मेदारी थी कि मुझे अपने बेटे की शादी करनी है। मैं उससे कहती थी कि बेटा, मेरी तबीयत अब सही नहीं रहती, तुम शादी कर लो तो मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगी। वह कहता, माँ, मैं अभी कर लूँगा, अभी मैं सही से सेट हो जाऊं। 2-3 साल ऐसे ही निकल गए। अब उसकी सैलरी अच्छी हो गई थी। तब वह कहने लगा कि माँ, अब मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। माँ ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढती हूँ। तब सचिन ने कहा कि माँ, मेरे ऑफिस में ही एक लड़की काम करती है, मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ, क्या मैं उससे शादी कर सकता हूँ। मैंने कहा, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, लेकिन मैं उस लड़की से एक बार मिलना चाहती हूँ। सचिन ने कहा, ठीक है माँ, मैं उससे आपको मिलवा दूँगा। सचिन ने रजनी से माँ को मिलवाया। रजनी की हरकतों से माँ को थोड़ी वह सही नहीं लगी, तो माँ ने भी ऐतराज़ जताया और उन्होंने अकेले में सचिन से कहा कि मुझे रजनी की हरकतें कुछ सही नहीं लग रही हैं, तुम इससे शादी मत करो। लेकिन वह कहने लगा कि माँ, आप नहीं जानती हो, मैं रजनी को कई सालों से जानता हूँ, यह मेरे साथ ही काम करती है, यह बहुत अच्छी लड़की है और तुम्हारा भी बहुत ध्यान रखेगी। अपने बेटे की मर्जी के आगे मैं झुक गई, लेकिन फिर भी मैंने सचिन से कहा कि बेटा, तुम्हें इसके बैकग्राउंड के बारे में पता कर लेना चाहिए। यह लड़की कहाँ की है? सचिन ने कहा, माँ, यह लड़की अनाथ है। इसकी माता पिता का कुछ दिन पहले ही देहांत हो गया था। अभी यह अकेली ही रहती है। मैंने उससे कभी नहीं पूछा कि उसके माता पिता की कैसे मृत्यु हुई। मैं यह बातें नहीं पूछना चाहता। अब उसको इस बात से दुख होगा। मैं भी चुप रह गई। इस बात से खैर, उसके बाद सचिन और रजनी की शादी हो गई। सब कुछ सही चल रहा था। रजनी और सचिन एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। मैं भी यही सोचने लगी कि मैं भी रजनी के बारे में जो सोचती वह गलत थी। रजनी बहुत अच्छी लड़की है। वह मेरा भी बहुत ध्यान रखती है। ऑफिस जाने से पहले भी वह घर का सारा काम करके जाती थी और ऑफिस आने के बाद भी वह घर के कामों में लग जाती है। मैं भी अब उसको पसंद करने लगी थी। मेरे मन में उसके लिए कोई बैर नहीं था। मैंने सचिन से कहा कि बेटा, मैं रजनी के बारे में शुरू में गलत सोच रही थी, लेकिन रजनी बहुत अच्छी लड़की है। सचिन को यह बात सुनकर बहुत अच्छा लगा कि उसकी माँ को भी उसकी पसंद अच्छी लगी। टाइम ऐसे ही बीत रहा था, लेकिन धीरे धीरे हमारे घर में बहुत कुछ अजीब सा होने लगा, जो कि मैंने नोटिस करा। मैंने यह बातें सचिन से भी करने की कोशिश करी, पर सचिन ने कभी मेरी बातों पर गौर नहीं करा। मैंने धीरे धीरे नोटिस करा कि सचिन पहले से काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। लेकिन मैंने सचिन से कहा कि सचिन, क्या तुम्हारी तबीयत सही नहीं रहती? सचिन ने कहा, माँ, मेरी तबीयत तो सही रहती है। तो फिर मैंने कहा कि तुम इतने कमज़ोर क्यों होते जा रहे हो? तुम तो इतने कमज़ोर नहीं थे और तुम्हारे चेहरे की रंगत भी ढलती जा रही है। उसने कहा, माँ, यह उम्र बढ़ रही है, इस वजह से हो रहा है। माँ को यह वाली बात समझ में नहीं आ रही थी। मैंने फिर थोड़े दिनों बाद फिर सचिन और रजनी से कहा कि सचिन ने कहा कि माँ, मैं काफ़ी मोटा हो गया था, इसलिए मैं थोड़ी डाइटिंग कर रहा हूँ ताकि मैं थोड़ा सा फिट हो चुकूँ। मैंने सोचा यह सब आजकल की जीवन शैली का हिस्सा है, इसलिए सचिन मुझसे ये बातें कर रहा है।
लेकिन धीरे धीरे सचिन की तबीयत खराब रहने लगी। अब सचिन को उठने बैठने में भी दिक्कत होने लगी। जब मैंने बहुत ज़्यादा जोर दिया, मैंने कहा, सचिन, मुझे तुम्हारी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तब रजनी ने कहा कि माँ जी, मैं डॉक्टर को दिखा कर लाती हूँ। वो मुझे अपने साथ नहीं ले गए। मैंने काफ़ी कहा, लेकिन उन्होंने कहा, माँ जी, आपको तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सचिन को डॉक्टर के दिखा लाती हूँ। सचिन को वह डॉक्टर के दिखा के लाई। मैंने सचिन से पूछा कि क्या बात है। माँ जी, कुछ नहीं, इन्हें थोड़ी सी कमज़ोरी है, खाने पीने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी कमज़ोरी हो गई है, और डॉक्टर ने कुछ दवाई दी है और कुछ ताकत के सिरप भी दिए हैं। मैंने सोचा कि शायद यही सब कारण होगा, और इसीलिए सचिन जो है वह काफ़ी कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि सचिन ढंग से खाता पीता नहीं है। फिर रजनी ने सचिन का अलग से एक टाइम टेबल बना दिया। वह उसको टाइम से खाना देने लगी। मैं देख रही थी कि वह सब कुछ पौष्टिक ही दे रही है, लेकिन फिर भी सचिन की हालत में सुधार नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा चिंता में थी। एक दिन मैं पड़ोस वाली से कहने लगी कि पता नहीं मेरे बेटे सचिन को क्या हो गया। वह कहने लगी, भाभी जी, आप बुरा मत मानना, लेकिन मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा, क्या बात करनी है। वह कहने लगी, पता नहीं रात के समय आपकी बहू के पास एक मोटरसाइकिल वाला आता है। यह बातें मैं सुनकर चौंक गई, क्योंकि मैंने कभी भी रजनी को ऐसे काम करते हुए नहीं देखा था। लेकिन अब मुझे कुछ शक होने लगा। पहले तो मैंने सोचा शायद उसको कुछ गलतफहमी हुई होगी, लेकिन पता नहीं क्यों रजनी पर मेरे को दोबारा से शक होने लगा। मैंने सोचा कि मैं चुपचाप देखती हूँ कि यह सब माजरा क्या है, बेटे की तबीयत इतनी ख़राब क्यों हो रही है। फिर मैं चुपचाप जिस तरह रोज़ अपने टाइम पर कमरे में चली गई, मैंने देखा, मैं चुपचाप अपने कमरे के दरवाजे से सटकर देखा कि रजनी थोड़ी देर बाद आई और दूध कर रही थी। दूध में उसने कुछ पुड़िया सी घोल कर ले गई। मैं चुपचाप उसके पीछे गई और उनके कमरे में जाकर देखा तो वह दूध सचिन को पिला रही थी। सचिन भी कह रहा था कि इस दूध को पीने के बाद पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मुझे बहुत नशा सा होने लगता है। वह कहने लगी कि यह तो दवाई है, एक वैद्य की दवाई है, जिससे कि तुम्हारी शारीरिक कमजोरी दूर होगी और तुम पहले की तरह सही हो जाओगे। और जब ज़्यादा प्यार से कहने लगी तो सचिन उसको पी जाता है। थोड़ी देर बाद माधुरी देखती है कि वह अपने बैग में से एक इंजेक्शन निकालती है और उससे सचिन का खून उसमें निकाल लेती है। फिर वह चुपचाप पीछे वाले गेट से जाती है और वहाँ पर एक बाइक वाला आता है और वह सीरीज भरी हुई खून की दे देती है। यह देखकर मैं बहुत शॉक्ड हो गई कि यह सब क्या चल रहा है, आखिर यह सब हमारे घर में क्या हो रहा है। अगले दिन मैं चुपचाप जाकर लेट गई और अपने कमरे में। अगले दिन मैंने सोचा कि इस बात का पता लगाया जाए कि ये मोटरसाइकिल वाला कौन है और यह मेरे बेटे का खून लेकर कहाँ जाता है। मैं चुपचाप अगले दिन रात में बाहर निकल गई। रजनी को इस बारे में कुछ नहीं पता था। उन्हें लगा कि शायद माँ की तबीयत सही नहीं है, इसलिए माँ जल्दी सो गई। रोज की तरह रजनी ने सचिन के लिए दूध ले गई और उसमें पुड़िया मिलाई और उसके बाद वह खून निकालकर उस मोटरसाइकिल वाले को दे रही थी कि मैं ऑटो को पहले से ही बुला लिया था। मैं चुपचाप ऑटो में छुप कर बैठी थी। वह मोटरसाइकिल जैसे चलता रहा। मैं ऑटो वाले से कहा कि तुम उसके पीछे ले लेना। मैंने देखा कि वह एक पुरानी हवेली में जाकर रुक जाता है। मैंने वहाँ जाकर देखा कि वह एक तांत्रिक बाबा है और वहाँ एक आदमी लेटा हुआ है। मैं चुपचाप अपने घर आ गई, रजनी पर नज़र रखने लगी। फिर मैंने चुपचाप पुलिस वालों को बुला लिया। पुलिस वालों ने देखकर रजनी से पूछने लगे कि यह सब क्या है। मैंने रजनी से पूछा कि यह तुम रोज़ रोज़ रात को क्या करती हो। सचिन को इस बारे में कुछ नहीं पता था। रजनी जान चुकी थी कि माधुरी सब कुछ जान चुकी है। रजनी सच बताने पर मजबूर हो जाती है और बताती है कि वह जो आदमी है वह मेरा आशिक है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। उसकी कुछ साल पहले तबीयत खराब हो गई थी। तब मैं एक तांत्रिक बाबा के पास गई और उन्होंने कहा, अगर तुम रोज़ एक इंसान का खून का कतरा लाती रहोगी तो मैं इसको कुछ ही सालों में सही कर दूंगा। इसलिए मैंने सचिन से प्यार का नाटक करा और सचिन का खून उसको भिजवा देती थी। यह सब बातें सुनकर सचिन के तो जैसे मारो पैर के तले ज़मीन खिसक गई हो। सचिन ने उसको तलाक दे दिया। पुलिस वालों ने यह सब बातें सुनकर उसको गिरफ्तारी में ले लिया। अब वह जेल में बंद है और मैं और अपने बेटे के साथ हम दोनों को भगवान ने बचा लिया। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि मेरी कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।